सो आपको भी समझ आया होगा कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इट हैड अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव बायस हुआ करता था और आप बिल्कुल ए फ्यू कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप प्लांट्स को क्लासीफाई करते थे, तो इसलिए इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी। तो इन्हीं डिसएडवांटेजेस को ख़त्म करने के लिए और प्लांट्स को एक बेटर तरीके से क्लासीफाई करने के लिए कोशिशें हुई, ठीक है। तो अब जो कोशिशें हुई तो उनका जो कॉन्सिक्वेंस था, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल में हम क्या करते थे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आर्टिफिशियल में हम जस्ट ए फ्यू कैरेक्टर्स स्टडी करते थे और वो कैरेक्टर्स इजीली ऑब्जर्वेबल थे, आर्बिट्ररी सिलेक्टेड थे। जैसे आपके पास प्लांट की हैबिट है, उसका रूट कैसा है, उसका शूट कैसा है, उसका फ्लावर कैसा है, ठीक है, उसके बेस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते थे। इट वाज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन नेचुरल सिस्टम चूंकि अब इसको इम्प्रूव करना था, इट हैड टू बी एन इम्प्रूव्ड वर्जन, है ना, और इम्प्रूव्ड अप्रोच फॉर क्लासिफाइंग दीज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसलिए इसमें अप्रोच क्या रखा गया, इसमें बोला गया कि आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी कर लीजिए, ए लॉट ऑफ नेचुरल कैरेक्टर्स, ठीक है। आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी कर लीजिए, न कि जस्ट ए फ्यू नेचुरल कैरेक्टर्स को आप स्टडी कर लीजिए, बल्कि आप बहुत सारे ए नंबर ऑफ नेचुरल कैरेक्टर्स को आप स्टडी कर लीजिए, ठीक है। उनके बेसिस पे आप क्लासीफाई कर लीजिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। तो ज़्यादा नेचुरल कैरेक्टर्स हम स्टडी क्यों करें, क्योंकि जितने कैरेक्टर्स हम स्टडी करेंगे उतना बेटर क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। उतना ज़्यादा हमें चलेगा पता किसके बारे में, जो नेचुरल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन द टैग्सा, उनके बारे में उतना ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। सो द मोर द नंबर ऑफ नेचुरल कैरेक्टर्स टू स्टडी, ठीक है, फॉर क्लासिफाइंग दिस ऑर्गेनिजम्स, द मोर appropriate or the more refined will be the picture of the natural relationships among the taxa. तो अभी नेचुरल कैरेक्टर्स क्या हैं, क्या ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स हैं? नो, मॉर्फोलॉजी से भी आप कैरेक्टर्स ले सकते हो, उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए कि आप साइटोलॉजी से भी कैरेक्टर्स ले लें। आप सेल्स को स्टडी कीजिए, आप क्रोमोसोम नंबर्स को स्टडी कर लीजिए, आप क्रोमोसोम शेप को स्टडी कर लीजिए, ठीक है। तो उसको भी आप स्टडी कर लीजिए, उससे भी कैरेक्टर्स ले लीजिए, आप एनाटॉमी से कैरेक्टर्स ले लीजिए, ठीक है। तो जितने भी आपके पास फील्ड्स हैं अवेलेबल, ठीक है, उनसे आप स्टडी कर लीजिए कैरेक्टर्स, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि नेचुरल रिलेशनशिप्स कितनी हैं बिटवीन दी टैक्सा, उनके बेसिस पे आप फिर इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो इट इज़ द मेन आई मीन द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल में हम वी जस्ट फोकस्ड ऑन ए फ्यू arbitrarily selected easily observable characters, लेकिन यहाँ पे we take a lot of natural characters into consideration and they can be derived from many fields, ठीक है। तो अब बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और जो अगर हम कंट्री वाइज नेशन वाइज बात करें, सो इट वाज बेसिकली फ्रांस के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पायनियरिंग है, मतलब इन्होंने ही स्टार्ट किया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका, आप नाम लिख लीजिए, उनका नाम है माइकल एडेंसन। कहीं पूछा जाता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के प्रोपोनेंट्स कौन कौन है, ठीक है, आर्टिफिशियल के कौन कौन से है, तो दैट्स व्हाई आई एम मिक्सिंग दीज लेक्चर्स विद द नेम्स और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो माइकल एडेंसन जो थे ये फ्रांस के ही थे। इन्होंने प्लांट्स को भी स्टडी किया और इन्होंने एनिमल्स को भी स्टडी किया, और इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया इन क्लासिफाइंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यू शुड नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन कैरेक्टर और अदर कैरेक्टर, ठीक है। इन्होंने बोला कि आपके पास जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको इक्वल वेटेज दे दीजिए, ठीक है, कैरेक्टर्स शुड बी गिवन इक्वल वेटेज, ठीक है, इनको इक्वल वेटेज दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स, और ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका एक प्रिंसिपल था। और बेसिकली जब हम आगे पढ़ेंगे, वी हैव टू स्टडी समथिंग कॉल्ड फिनेटिक्स और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो फिनेटिक्स की जो बुनियाद है, जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की जो बुनियाद है, वो माइकल एडेंसन साहब ने ही डाली थी बेसिकली, ठीक है। हालांकि उसमें फिर दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्मिथ एंड सोकाल, वो बाद में आते हैं, लेकिन जो बुनियाद है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की, वो माइकल एडेंसन ने की। इन्होंने बोला कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप स्टडी कर लीजिए और इनको इक्वल वेटेज दे दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास और एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में काम किया। वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था, एक फैमिली थी, उसको हम बोलते हैं डी जासियो फैमिली।
डी जॉसियो फैमिली, ठीक है। ये बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे, इनका काम ही यही था कि टैक्सोनॉमी में कुछ किया जाए, ठीक है, सबका काम यही था, ठीक है। तो इसमें एंटोइन डी जॉसियो थे, इसमें बर्नार्ड डी जोसेफ थे, इसमें जोसेफ थे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। जोसेफ थे, एंटोइन थे, एट्सेट्रा। और इनमें से एक जो था, एक फैमिली मेम्बर जो था, इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन काम करने के बाद जो इनकी वर्क्स थी, जो उनकी बुक्स थी, दे वर लॉस्ट बेसिकली, खो दी इन्होंने बेसिकली। बहुत सारा लिखा, काम किया, तो फिर खो दी इन्होंने, दे वर मिसप्लेस्ड। और कहते हैं द लेजेंड हैज़ इट कि शायद ये फिर बेचारे ही बिकेम मेंटली अनस्टेबल देन, क्योंकि काम बहुत किया था लेकिन इनको फिर उसका सिला नहीं मिला, ठीक है। तो इन्होंने क्लासीफाई किया था प्लांट्स को इनटू एकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। एकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स बेस्ड ऑन ए लॉट ऑफ नेचुरल कैरेक्टर्स और नेचुरल फीचर्स, ठीक है। उसके बाद और एक फैमिली आती है, उसको हम बोलते हैं डिकैंडोल फैमिली, ठीक है। इसमें डिकैंडोल्स जो हैं वो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे टेक्सोनमिस्ट थे, तो बोला गया कि डिकैंडोल फैमिली है, इनका भी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है टू दी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसको हम बोलते हैं थ्योरे एलिमेंटेयर डी ला बोटानिक, ये आप याद रखेंगे, इन्हें बुक लिखी है, ठीक है, डिकैंडोल फैमिली ने, ठीक है, कुछ मेंबर्स ने, ठीक है। और इन्होंने इसके साथ साथ एक जो टर्म है, जो टैक्सोनॉमी की जो टर्म है, इट वाज बेसिकली प्रपोज्ड बाय देम, डिकैंडोल्स, ठीक है। टैक्सोनॉमी की जो टर्म है, इट वाज बेसिकली प्रपोज्ड बाय देम, ठीक है। तो उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आ गए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, जो रॉबर्ट ब्राउन है उनका भी आप कंट्रीब्यूशन याद रखेंगे। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को अलग निकाला, जिम्नोस्पर्म्स को सेपरेट किया फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स, इस स्पेस पे बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन ए लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपके सिलेबस में भी है, वो है बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर, ठीक है। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइस किया फॉर दिस फैनरोगैमस, ठीक है। तो वो हमें इन डिटेल पढ़ना है। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था, बेंथम एंड हुकर, इन्होंने बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिवाइस किया, जो बहुत ही फेमस है, और उसको और इसको बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो आज ही फॉलो करते हैं। जो फ्लोरा लिखे जाते हैं, जो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर लिखा जाता है, मोस्ट ऑफ देम दे कवर दिस वेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है फ्लोरा में, किसी भी जीनस का, किसी भी टैक्सन का, ठीक है, तो वो फॉलो करते हैं यही बेंथम एंड हुकर मोस्टली, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।